गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, आगे हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित यानी कि टेढ़ा मेढ़ा बिना किसी व्यवस्था के। ठीक है, हिमपात का मतलब आपको पता ही है, बर्फ़ का गिरना। ठीक है ना। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। लाइन से समझ आ रहा है आपको कि बर्फ़ जो है टेढ़े मेढ़े ढंग से गिर रही थी। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। जब पर्वत से ऊपर से छोटी बड़ी तरह तरह की चट्टानें नीचे गिरेंगी बर्फ़, तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी खतरनाक स्थिति हो जाती है। देख के भी डर लगता है पहाड़ी इलाके में। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। सही बात है। जब वैसे नॉर्मल पहाड़ में भी अगर ऐसे हिमस्खलन होता है तो पहाड़ जब गिरते हैं तो देख के बहुत डर लगता है। और कई आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कितने हादसे होते हैं। और ऐसे बर्फ़ के पहाड़ गिरे और ऐसे दरार पड़ जाती है तो वो तो डरावना लगेगा ही। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। और इससे ज़्यादा और डरावना लग रहा था कि वो कह रहे थे कि इस तरह का जो संपूर्ण प्रवास के दौरान जो इस तरह का हिमपात है 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, जो कि बहुत ही भयानक था। इसमें देखिए, प्रवास का जो मीनिंग है बाहर यात्रा करना, और आरोही का मीनिंग है, और आरोही का अर्थ है पर्वत पर चढ़ने वाला। ठीक है, समझ आ गया आपको लाइन। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। दूसरे दिन ने आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। दूसरे दिन हमने क्या किया, आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता, कौन? डॉक्टर मीनू मेहता, नाम याद रखना, ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमें हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी, मतलब डिटेल में जानकारी थी। अभियांत्रिक मीन्स टेक्निकल नॉलेज। नेक्स्ट पैराग्राफ। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं, मेरे साथ कौन कौन था? रीता और गोम्बू साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी समझते हो? जिससे बात कर सकते हैं एक दूसरे से, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए। कब खुश हुए? जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी। उनको लगा कि चलो सही सलामत पहुंच गए हैं, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम दो ही महिलाएं थी। कितनी थी? 2 महिलाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ। अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोर पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। अब कौन सा कैंप लगाया? कैंप नंबर 4। यह संतोषजनक प्रगति थी। संतोष मीन्स ठीक था, सेटिस्फाइंग था। अब जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री यानी बेटी डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक मीन्स हर एक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। उन्होंने सोचा कि अब सबसे बात कर ली जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया का मतलब क्या है, बता सकते हैं आप? नौसिखिया मतलब जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो, नया अनजान अनाड़ी बंदा।
और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। ये किसने बोला? मैंने बोला। ठीक है, मैं कौन हूँ इसमें? लेखिका। लेखिका कौन है? लेखिका क्या नाम है? बचेंद्री पाल। समझ गए सब? आगे देखिए, मैंने उनसे क्या बोला कि मैं नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे किस बात पे? कि मैं नौसिखिया हूँ, और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। मीन्स तुम तो, तुम्हारा देखने में ऐसे लग रही हो कि तुम तो पहाड़ चढ़ती रहती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तुम तो एक ही ट्राई में या एक ही बार में तुम पहुंच जाओगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लाहौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। किस में थी? नायलन के कैंप 3 में। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशरिंग मेरे तंबू में थे, एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट करना, इसका क्वेश्चन भी है आगे। रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। अब इस क्वेश्चन पूछा है कि लेखिका की अचानक किस चीज़ के टकराने से नींद खुल गई या कैसे खुल गई, तो उसका आंसर इस पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। मेरे सिर के पिछले हिस्से में क्या चीज़? एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने भी कठिनाई हो रही थी। वो क्या था? ये क्या हो गया था? यह एक लंबा बर्फ़ का पिंड। यह क्या हो गया था? यह एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहौसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। आधी रात को क्या हुआ था? तो आपने यही बताना है कि एक लंबा बर्फ़ का पिंड उनके कैंप में आ गिरा था ग्लेशियर से टूट के, और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज़ गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। क्या कर दिया? कि वो जो तेज़ी से आया था उसने हमारे कैंप को क्या कर दिया? तहस नहस, मतलब सारा ही बिगाड़ दिया, सारा हमारा ये खराब हो गया, नष्ट कर दिया उसको। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। चोट तो लगी थी लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। किससे? स्विस छुरी से। ये इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन है। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ़ पिंड का वर्णन किस तरह किया जाता? तो आप इस पैराग्राफ का आंसर दे सकते हो। या ऐसा भी पूछा हुआ, ये CBSE में भी आया हुआ है आपका क्वेश्चन, लेखिका के साथ हुए हादसे का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो ये जो हादसा हुआ था हिमपिंड वाला, तो आप इसका आंसर दे सकते हो उसके लिए। अब देखिए, अब क्या हुआ? सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में क्या था? यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। जी हाँ, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के
जवाब दिया, उत्तर दिया कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। हिचकिचाहट का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, बताओ? यस, वेरी गुड। हिचकिचाहट का मतलब है बिना किसी संकोच के। हिचकिचाहट का मतलब बिना संकोच के। आगे देखिए, जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। अब नेक्स्ट डे की भी तैयारी शुरू करनी थी मुझे, तो मैंने वहाँ पहुँचते ही शुरू कर दी। मैंने खाना क्या क्या किया मैंने अपने साथ, मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। अब इस पैराग्राफ का भी एक क्वेश्चन है, वो पूछेंगे कि वो अभी बताती हूँ। इस पैराग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया था, क्योंकि वो अभी हादसे से निकली थी। उसके बाद भी उसने कैंप में पहुंच के अगले दिन की सारी तैयारियां करी, साथ में खाना बनाया, कुकिंग गैस ली, ऑक्सीजन ली, पानी गर्म किया, चाय बनाई। तो ये सब देख के कौन हैरान था? तो इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी है, ये भी CBSE में आया हुआ है। तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, आपको मैं काफ़ी क्वेश्चन साथ साथ ही करवा दूँगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। उसके बाद भी देखो, इतना होने के बाद भी लेखिका ने हार नहीं मानी। उसने इतनी सारी तैयारी करी, उसके बाद थर्मस में जूस भरा, चाय गर्म की, फिर मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात किससे हुई? मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। उसने चाय तो पी, लेकिन उसने क्या किया? कृतज्ञतापूर्वक मतलब उपकार मानते हुए, ठीक है, कि हाँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। तो उसने उपकार मांगते हुए आगे जाने से मुझे रोका कि ये हमारे साथ अच्छा करी, तो इसको आगे की बता दो कि आगे खतरा है। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। किसको देखा? की को। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। आ गया नहीं? तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हक्का बक्का क्यों रह गया, कि अभी तो हादसा हुआ था, उसके बाद इसने इतने सारे काम किए। तो उससे रिलेटेड आप इसको पॉइंट्स में लिख लेना। नेक्स्ट देखिए, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बिचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। कैसे कहा? दृढ़तापूर्वक कहा। दृढ़तापूर्वक मतलब बहुत कठोर ढंग से कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ। पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि ठीक है हादसा हुआ, लेकिन मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। कौन कह रहा था? बचेंद्री पाल। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। आगे देखिए, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ पोल कैसा है? बहुत अधिक कठोर है। पृथ्वी की सबसे कठोर जगह कौन सी है? साउथ कोल। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। कितने बजे उठी? 4 बजे। बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगरदोजी